एंड डायमेंशन से। तो हमारे लेक्चर का नाम है, क्यों कैमरे में कृपया ये देख के बताएं क्या ये रंग सुसज्जित हो रहा है? वेरी गुड। और ये रंग अच्छा दिख रहा है? हाँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था, रंगों का चयन भी सही होना चाहिए। कृपया ये बताएं। बस, बहुत बढ़िया, गुड बॉय। यूनिट्स एंड डायमेंशन। और नीचे अगर आप जा रहे हैं, कृपया किसी से कह दें यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो ऐसा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन हमारी फिजिक्स की पहली यूनिट होती है, पहला चैप्टर होता है। तो यहीं से कोर्स की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स है क्या? क्या हुआ? यूनिट्स क्या है? मात्रक और विमाएं का हिंदी में नाम है मात्रक और विमाएं, राइट, जिसको लिखना होता है। क्वेश्चन इज दिस कि यूनिट और डायमेंशन आखिर क्या है। तो पहले बात करते हैं यूनिट की और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, एक छोटी सी बात चलिए मैं करता हूँ। शहर की हो, कानपुर की, कहाँ रहती हो? नगर की। पूरा यहाँ से 2 किलोमीटर। मेन पॉइंट क्या है? किलोमीटर। बात को समझ। जैसे मैंने इनसे पूछा कि भाई कहाँ है, इनका घर 2 किलोमीटर है यहाँ से। अगर ये किलोमीटर ना बोलती, मैंने पूछा घर कहाँ है बेटा आपका, इन्होंने कहा सर 2। सुन के क्या लगा कि 2 मिलीमीटर की दूरी, या 2 मीटर की दूरी पे घर है, या 2 किलोमीटर की दूरी। यूनिट का रोल समझ रहे हैं आप? यूनिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसका मापन करते हैं। अगर हम मात्रक यानी कि यूनिट्स नहीं बताएंगे तो हमारी रीडिंग में क्लियरिटी, ये तो बात समझ गए, ठीक। अच्छा, बात आती है डायमेंशंस। पहले तो यूनिट की बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यूनिट के बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊं। यूनिट को हम लोगों ने स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट कर दिया। जैसे हमने बोला 1 मीटर की लंबाई है, तो 1 मीटर जितनी भी लंबाई हमने मानी, ठीक है ना, वो लंबाई पूरे वर्ल्ड में उतनी ही कहलाएगी। जैसे इंडिया में 1 मीटर जो कि है, वही 1 मीटर आपका यूएसए में भी होगा, वही 1 मीटर आपका श्रीलंका में भी होगा, वही 1 मीटर आपका न्यूजीलैंड में भी होगा। आप समझ गए ना? मेजरमेंट स्केल वाली दे दो, जो है वो वाली दे दीजिए, और जो 1 वाली है वो आप करवा दीजिए। मैम उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अति शीघ्र। 4 आवर्स? कोई नहीं, कल दे देंगे, कल भी तो क्लास होगी। चलिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन समझ गए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज समझिएगा। अब हम जैसे बात कुछ करते हैं इसमें, जैसे हमारी जो पहली हेडिंग आती है वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। है भैया? अब याद आया तुमको? पहली हेडिंग आती है फंडामेंटल। अबे वेक्टर में भी बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी, दोनों में अलग अलग पढ़ा है ना। कोई नहीं, इधर देख लो। फंडामेंटल क्वांटिटी, हिंदी में इसको हम लोग बुलाते हैं भौतिक राशियां। इसका नाम जिसको हिंदी में इसको हम लोग पुकारते हैं भौतिक राशियां, इस नाम से है। अब ये क्या होती? हमने बड़े आसानी से ये बात मेंशन करी, ऑल दोज क्वांटिटीज which
we can measure all those quantities which we can measure are known as fundamental quantity, are known as fundamental क्वांटिटी। ठीक, समस्त राशियां जिनका हम मेजर का मतलब मापन, समस्त राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं वो कहलाती हैं भौतिक राशियां। क्लियर है बात? ये आप थोड़ा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। किसी ने हमसे पूछा कितने तरह की होती, तो हमने कहा ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा कर लें क्या पहले? आई होप आपको अच्छा लगेगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज के अगर हम लोग एग्जाम्पल पकड़ते हैं तो कुछ सेट एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे पहला हम लोग लिखते हैं मास, दूसरा लेंथ, तीसरा, ये तीन तो बड़े सेट एग्जाम्पल हो गए। चौथा स्पीड, पांचवा एक्सिलरेशन, फिर फोर्स, एक्सेट्रा। तो मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स मतलब द्रव्यमान, लेंथ का मतलब लंबाई, टाइम मतलब समय, स्पीड गति, एक्सेलरेशन त्वरण, फोर्स बल। समझ गए? इसकी हिंदी लिखनी हो आप लिख सकते। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे। वैसे तो मैं आपको बताऊं इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट लिखना तो संभव नहीं होता ना भाई। तो अब किसी ने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने तरह की होती, ठीक है। अब कितने तरह की होती हैं ये सोचने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पे ध्यान दिया। जैसे किसी ने हमसे कहा कि भाई मास कैसे मेजर करेंगे अपना? हमने कहा वजन नापने की मशीन पे खड़े हो जाइए, नीचे झुक के देखना, स्केल बता देगा, रीडिंग आ गई। मास कैलकुलेट करने के लिए, द्रव्यमान बताने के लिए क्या हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं? कोई फॉर्मूला लगाते हैं क्या? क्या हुआ? मास मेजर करने के लिए, द्रव्यमान का मापन करने के लिए क्या हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं? नहीं। कभी किया है अपना वजन? किया है ना? तो क्या करती हो? कॉपी पेन लेके ऐसे इक्वल टू ये ऐसे करते हो? नहीं, सीधे देखते हो रीडिंग क्या है मशीन में, आ गया। तो मतलब ये डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, किसी फॉर्मूले की मदद नहीं। लेंथ मेजरमेंट कैसे करते हो? सीधे नाप दो फीता लेके। जैसे किसी का इस कमरे की लंबाई कितनी है, वहां पे स्केल का 0 रखोगे, सीधे फीता खोलते चले जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे, वहां जो रीडिंग आएगी देख के बता। किसी का आपकी हाइट कितनी है, स्केल लगाओगे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, सीधे रीडिंग बता दोगे। ये तरीका होता है। क्या लेंथ बताने के लिए आपने कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं। घड़ी पहने हो ना, तुम टाइम बताओ कितना। हमको ना दिखाओ, अपने खुद के मुंह से बोलो 11:46। कोई फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं। घड़ी तो मेरे पास भी है, टाइम तो मैं भी देख सकता था। तुमसे क्यों पूछा? ताकि तुमको ये बात समझ में आए कि जब टाइम बताना होता है तो सीधे घड़ी देखते हो। ये घड़ी क्या है? टाइम का स्केल है। बात समझिए। तो टाइम भी देखना है हमको, तो हमने सीधे क्या देखा? टाइम के स्केल की रीडिंग। वो बात अलग है, इस स्केल को हम लोग वॉच कहते हैं, घड़ी कहते हैं। समझ गए कि नहीं? अच्छा, तीन समझ में आ गए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इसको बताने के लिए किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आगे सुनो। स्पीड, स्पीड को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, 9th में भी छोड़ो, 6 7 में पढ़ लेते हैं ना। चाल बराबर
दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब ये बात आई कि अगर मैं कभी स्पीड की बात आपसे करूंगा किसी भी बॉडी की, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आपको केवल ये देखना है कि 1 सेकंड में बॉडी कितनी दूर चली। 1 सेकंड में जितनी दूर चली वही उसकी स्पीड है। जैसे मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड लिखा हमने, ठीक? 4 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब? 1 सेकंड में बॉडी 4 मीटर आगे जा रही, तो हमने बोला 4 मीटर पर सेकंड। किसी बॉडी की स्पीड हमको मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड नजर है, तो 2 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है? 1 सेकंड में 2 मीटर, हर सेकंड वो 2 मीटर चल रही है। क्या बात क्लियर हो गई? अब समझ में आ गई? अच्छी बात है। इसी तरह बात करते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण की। हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको अगर लिखें तो हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो मतलब क्या है? हमने एक फॉर्मूला ही तो लगाया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन। यही तो करते हो आप। क्या है ये? फॉर्मूला ही तो हुआ। तो एक्सेलरेशन को बताने के लिए आप फॉर्मूला बता रहे हो। अच्छा दूसरी बात, जरा ये फोर्स को देखो। किसी ने कहा फोर्स बताओ, तो तुमने कहा सर फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जो पहली तीन क्वांटिटी है मास लेंथ एंड टाइम, ये डायरेक्ट आई है, बिना फॉर्मूले से आई। जो बाद की तीन क्वांटिटी है इसमें हर क्वांटिटी को बताने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला लगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि फिजिकल क्वांटिटी दो ही प्रकार की हुई? पहली वो जो डायरेक्ट रीडिंग से आती, जो डायरेक्ट मेजर करके आती, फील आ रहा होगा अब आपको। दूसरी वो जिनको बताने के लिए फॉर्मूला लगता है। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं भाई, सीधी बात है। या तो फॉर्मूला लगेगा या फॉर्मूला नहीं लगेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी भी इसी बेसिस पे कितने तरह की हुई? दो तरह की। एक वो जिनमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट रीडिंग से आएगी, डायरेक्ट मेजरमेंट से आएगी। और दूसरी वो जिसमें फॉर्मूला लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए। समझ आ रही बात? आपको आ रही समझ में? जहां ना आए भैया तुरंत हमसे बता देना बिना किसी संकोच के। ये बिना सोचे लोग क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। ठीक समझ गया ना? क्योंकि गाना भी बड़ा फेमस है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है ना? तो उनको कहने दीजिए। अच्छी बात है। आइए जरा इसके दो पार्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो पहला पार्ट आता है उसका नाम होता है, बुकलेट 2 वाली है ना बेटा, दे दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जिसके पास बुकलेट हो वो कृपया ना ले। क्योंकि जितनी बुकलेट आप लेते हैं उतने अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होगा, ये याद रखना। एक बुकलेट लोगे पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाओगे, दो लोगे 2 अटेम्प्ट लगेंगे, तीन लोगे 3 लगेंगे। देखो मैं बोल दिया साफ, बाकी तुम्हारी मर्जी। आप इसको देसी टोटका भी कह सकते हैं। देसी टोटका समझते हो? जैसे दुकान के आगे नींबू मिर्ची लगी होती, वैसे ही है। कोई कहे कल, ये बात मैंने बोली थी, तो एक जीवित प्राणी था बड़ा स्मार्ट, कहता हम लेंगे ही नहीं बुकलेट, जाइए। हमने कहा तो सिलेक्ट भी नहीं हो, अटेम्प्ट ही नहीं देने को मिलेगा, 0 अटेम्प्ट कहां से सिलेक्ट हो? सेलेक्ट होने के लिए अटेम्प्ट तो देना पड़ेगा ना, तब ना सिलेक्ट होगे। दीदी तुम वहां काहे बैठी हो जंगल में, इधर आओ शहर में। है इधर आओ, शहर में रहा करो। ये बात क्या समझ गए भाई? अच्छा, तो एक हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं मूल राशि। अब जैसे क्वांटिटी लिखी तो मैं राशि लिखूंगा, या अगर क्वांटिटीज लिखता
तब मैं इसका नाम रखता मूल। मूल वर्ड बड़ा खतरनाक वर्ड होता है। गलती से अगर आप ऊ की मात्रा लगाना भूल जाएं तो इस शब्द का मतलब ही बदल जाएगा, है कि नहीं? दूसरा क्या होता है? पहला हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। ये रहा, ठीक है। पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। अब सुनो, डिराइव्ड क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, ठीक। दो तरह की हुई। मूल राशियां वो राशियां होती हैं जिसमें आपको कभी भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी, ये डायरेक्ट मेजरमेंट से आती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फॉर्मूले की हेल्प से एक्सप्लेन की जाए। अभी क्लियर हो गए सारी बातें? आप इतना अगर लिख लिया हो, मैं आगे बढ़ूं, लिख रहे हो तो मैं रुक, लिख रहे हैं मैं रुक जाता हूं। जिस मार्कर से तुम हाईलाइट कर रही हो, 6 महीने के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीना ये गायब हो जाएगा तुम्हारे। मोटा स्केच पेन रखो, लाल रंग का, उसे अंडरलाइन किया, समझ गई? कभी नहीं जाएगा। भैया लिख गया सबका? अब सुनो, मूल राशियां, इसको बताने के पहले आपको दो बातों से परिचय और करा दूं। जैसे हमने बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे पहचानोगे, कि अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो सकता है, अगर किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट हो सकता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरमेंट नहीं हो सकता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सीधी सी बात है। जैसे जैसे हमारे एक्सप्रेशन हो गए। एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं, कभी खुशी कभी गम, है ना? आप कितने खुश हो ये कोई नहीं बता सकता, नाप सकते हो क्या स्केल से? आप कितने दुखी हो ये भी नहीं नाप सकते हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप नाप नहीं सकते। कल एक बच्ची ने बोला था इंटेलिजेंसी, इसको भी नाप नहीं सकते हो भाई साहब, इसका भी कोई मीटर नहीं होता। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। भाई एक क्वेश्चन दिया वो सॉल्व हो गया, थोड़ा और कठिन दिया वो भी सॉल्व हो गया, और कठिन दिया वो भी सॉल्व हो गया। तो हमने क्या कहा, भाई इंटेलिजेंसी है इसके अंदर, है, लेकिन कितनी है ये थोड़ी ना नाप पाएंगे। आप समझ गए हो? कुछ चीजें ऐसी होती जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो जिनका मेजरमेंट संभव है, जिनका मापन संभव है, वही कहलाएंगी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। अब मेन यहाँ पे बात क्या आ रही है? मेन बात जो है वो ये है, मेजरमेंट यानी कि मापन। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे आपने नाम तो सुना ही होगा, एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, राइट। एक और होता है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, क्या होता है तीसरा? सेकेंड। अच्छा एक पूछ रहा हूं, बताना एफपीएस क्या होता है? नहीं पता? फुट, हाँ देखो बोल रही है, फुट, पाउंड, सेकेंड। कभी डब्ल्यू डब्ल्यू ई की फाइट देखी है आपने? ठीक है, उसमें जैसे बिग शो या इस टाइप के कोई हैवी पर्सनालिटी आते हैं,
उसमें उसका वजन बताता है तो पाउंड में बताता है, कभी सुनना। लेकिन आपको अंग्रेजी में बोलती है सर, वो हमको समझे नहीं आता क्या कह रही है, ऐसा तो नहीं ना। हाँ, तब तो वो पाउंड में वजन बताते हैं, राइट। तो जो यूके में सिस्टम होता है वो पाउंड होता है। हमारे इंडिया में है एमकेएस, यूके में एफपीएस चलता है, फुट पाउंड सेकंड। हमारे इंडिया में चलता है मेनली एमकेएस। अब एमकेएस में थी केवल 3 क्वांटिटी, एमकेएस में थी केवल 3 क्वांटिटी। इन 3 से गुजारा नहीं हो पा रहा था। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। मतलब ये था मास, उल्टा हो गया, ये है मास, ये है लेंथ और ये है टाइम। 3 में लेके हम लोग बड़े खुश थे, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी आ गई जो इसकी रेंज के बाहर थी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। ना वो मीटर स्केल से नाप सकते हो, ना वो वजन बताने वाले स्केल से नाप सकते हो, और ना ऐसे घड़ी देख के बता सकते हो। सही बोला। तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। अब क्या हुआ, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया। हम लोग मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट, जो एक उनकी जैसे डॉक्टरों की एक एसोसिएशन होती है ना, वैसे ही साइंटिस्ट की भी एक एसोसिएशन है। उन सब ने बैठ के एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम था एसआई सिस्टम। नाम सुना आपने कभी? सुना तो होगा, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में वो क्वांटिटी तो डाली ही गई जो एमकेएस की होती। ध्यान से सुनिएगा, इसको हटा दूं तो मालूम है, लिखना तो है नहीं, तो हटा ही देते हैं। हाँ, अब सुनना, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम हम लोग बोलते हैं, वैसे इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था सिस्टमे इंटरनेशनले। अब हम भारतवासी क्या है ना कि हम बड़ी आसान चीजें चाहते हैं, तो हमने सिस्टमे इंटरनेशनल का अपना वर्जन डाल दिया, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसको हमने एक अपना नाम दिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। इसमें टोटल 7 चीजें बताई गई, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें टोटल 7 चीजें बताई गई, जिसमें यहां मैं लिखूंगा क्वांटिटी। मुझे लग रहा है कम ना पड़ जाए इस पे, 2 3 7, हाँ कम पड़ेगा। ये सब नाम हटा दूं, ये तुम्हारे मतलब के तो है नहीं, और इस पे कोई सवाल भी नहीं आता है कि ऐसा ही सिस्टम का पूरा नाम बताओ, कभी नहीं आएगा यार। ठीक, तो ये सब मैं फालतू चीजें हटा दे रहा हूँ, जस्ट तुम्हारे इंट्रोडक्शन के लिए था। अब काम की बात, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम के बारे में। ये समझिएगा, इसमें पहला एक फ्लो चार्ट टाइप में बना रहा हूं, ये बताएगा क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी यहां पे आएगी, ये है एसआर नंबर। एसआर नंबर मतलब सीरियल नंबर। ये क्वांटिटी, ये होगी उसकी यूनिट्स। थोड़ा और स्पेस लेके चलो। ये जाएगा सिंबल। तीन चीज, इसमें पहला नंबर आता है मास। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और सिंबल होता है कैपिटल एम, राइट। फिर नंबर आता है 2, लेंथ। मैंने आपसे कहा था ना एमकेएस तो होगा ही होगा, तो मास लेंथ टाइम पहले हो गया। लेंथ की
एसआई सिस्टम में यूनिट होगी मीटर, सिंबल हो जाता है एल। तीसरा, टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। कुछ लोग इसको एस भी लिख देते हैं, तो उसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिंबल हो जाता है टी। चौथा, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट होती है एम्पियर। सिंबल होता है ए। चौथा, चौथा नहीं हो गया, चौथा। पांचवा, टेम्परेचर। इसका जो यूनिट है वो आइदर आप डिग्री सेल्सियस में लिखते हो या आप इसको केल्विन में भी दिखा सकते हो। तो इसके दो सिंबल्स होते हैं, या तो आप थीटा दिखाओगे या आप के दिखाओगे। के स्टैंड्स फॉर केल्विन। वैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है थीटा। ऐसे ना करके एक छोटा सा टिक लगा देता हूं, ठीक है। थीटा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। 6, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडिला। और इसका सिंबल होता है सी डी। द आखिरी, द लास्ट वन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग लिखते हैं मोल से, और मोल का जो सिंबल बनाया है केवल MOL बनाया है।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक मजे की चीज बताऊं, ये 7 जो क्वांटिटीज हैं, क्या क्या, मास, लेंथ, टाइम, ये बता चुका हूं आपको। इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, ये डायरेक्ट, आपने देखा होगा एक मीटर आता है, एमीटर कहते हैं उसको, धारा मापी, उससे सीधे मेजर हो जाता है। ठीक है। टेम्परेचर, तापमान, थर्मामीटर लगा के मेजर हो जाता है, डायरेक्ट मेजरमेंट है ये। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, याद रखना। हाँ, ज्योति तीव्रता। ठीक। ये भी डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। ज्योति तीव्रता मतलब जो लाइट ये गिर रही है, ये प्रति सेकंड कितनी एनर्जी एकांक क्षेत्रफल पर गिरा रही है। ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। तो ये भी हो गई कौन सी क्वांटिटी, एसआई सिस्टम की बेस क्वांटिटी। बेस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि। ठीक है। यूनिट इसकी होती है कैंडिला, हिंदी में भी कैंडिला ही बोलते हैं, और सिंबल होता है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। हिंदी इंग्लिश बिल्कुल उल्टे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, राइट। इसको किससे दिखाते हैं, मोल से, जिसका सिंबल होता है MOL। ई मत लगाना उसमें। ठीक, समझ गए बात। हिंदी इंग्लिश क्लियर हो गया सारा। चलो अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटी, जो सेकंड वाला था। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसा कि मैं बोल रहा था बार बार, कि इनको व्यक्त करने के लिए किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तो वो बात यहां पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, नो नीड, नो नीड ऑफ एनी फॉर्मूला टू एक्सप्लेन दीज क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी व्यक्त करने के लिए, हमें किसी भी तरह के कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। हाँ बोलो बेटा। अबे हाँ, मैंने फंडामेंटल दिमाग में नहीं होगा, दोनों जगह लिख दिया फंडामेंटल। एक मिनट, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में फंडामेंटल आ गया यार, फिजिकल की जगह फिजिकल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। अच्छा हिंदी में भौतिक राशि बोला भी हूंगा मैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, माइंड ऐसा सेट हो जाता है कि हमको दिख रहा है फिजिकल क्वांटिटी और गलती से लिखा हुआ हुआ फंडामेंटल। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 दूनी 5 अगर एक बार आपके कैलकुलेशन में लग गया, वही चलता रहता है और आपको लेकिन 4 दिखेगा। मेरे साथ भी वही हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज, ये है मेन हेडिंग। अच्छा कि अब बता दिया तुमने। ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी, फिर ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी। दिस वन अब सही आया। हो गया, चेंज कर लीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। आप ये सोचो कि यहाँ फंडामेंटल लिखा था, बट वो मुझे फिजिकल ही दिख रहा था। नहीं, आप सोचिए यहाँ फंडामेंटल का क्या मतलब था। मुझको ये भी फिजिकल दिख रहा था, मुझको यहाँ भी फिजिकल दिख रहा था, मुझको यहाँ भी फिजिकल दिख रहा। मुझे सच बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, मुझे फंडामेंटल वो दिख ही नहीं रहा था, फिजिकली दिख रहा था मुझे। माइंड सेट हो चुका है हमारा इस वजह से, मतलब इतनी बार लिख चुका हूं कि यहाँ अगर लिख गया ऐसा तो वो मुझे फिजिकली नजर आ रहा है। तो होता है। खैर, ये मेरी बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, नो नीड ऑफ एनी फॉर्मूला टू एक्सप्लेन दिस क्वांटिटी। समझ गए बात को। अच्छा, ये भी बात लिख दी हमने।
अब जरा डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर लो, ये क्या कहते हैं इसको हिंदी में? व्युत्पन्न राशियां। क्या लिखोगे? दीज आर एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलेस की सहायता से ही एक्सप्लेन की जाएंगी। ये मेजरमेंट से डायरेक्ट नहीं आती हैं, ये फॉर्मूले से आएंगी, और ये डायरेक्ट मेजरमेंट से आती है बिना फॉर्मूले के। ठीक, इसके नीचे मैं लिख सकता हूं कैसी क्वांटिटी है ये? डायरेक्ट मेजरमेंट, सीधे मापन से निकल के आती। समझ गए आप? क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब सुनो, अब जरा इसकी बात करते हैं कि ये कौन कौन सी क्वांटिटी। ठीक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो अब हम एग्जाम्पल में किसको ये लिख रहे थे क्या? अब हम एग्जाम्पल में किसको लेकर आएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट कुछ होता ही नहीं है, या तो मेजरमेंट करोगे या नहीं करोगे, सीधी बात है। इनडायरेक्ट गरियाना होता है, इनडायरेक्ट बेइज्जती करना होता है, इनडायरेक्ट, समझ गए? बस मेजर नहीं कर सकते हो, बाकी इनडायरेक्ट हो जाएगा। आइए, तो अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, इसके एग्जाम्पल पर आओ। तो मैं सबसे पहले बोलता हूं स्पीड p। अब देखो, हमको ये मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। दूसरा आप लिख सकते हो फोर्स, या ये पहले ये लिख देते हैं एक्सीलरेशन। ए, क्या लिखते हो? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। फिर क्या लिख सकते हो आप? फोर्स F। क्या लिखोगे? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर क्या लिखते हो? एनर्जी, यानी कि ई। कोई एक एनर्जी का नाम लो। पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है? mgh। समझ गए ना? तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला? एम जी एच। कोई एक एनर्जी लिख दी मैंने। आप काइनेटिक वाली भी लिख सकते थे, हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते थे। जैसे मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, अभी ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूं। स्पीड लिखा मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं आऊंगा इसकी यूनिट पर। ठीक है, मैं पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला तक ले जा रहा हूं इसको। अब स्पीड की मैं यूनिट पर आता हूं। मैं यूनिट लिखूंगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर किसको दिखाता है? लेंथ को। सेकेंड किसको दिखाएगा? टाइम को। मैंने बोला स्पीड का, यानी जो v है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह का, जैसे ब्रैकेट लगा देते हैं, मैं फिर से लगा के दे रहा हूं, देखो ये ऐसे। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कहलाता है, ये किसको दिखा रहा है? L। यहां लिखा L। ठीक, नीचे T है ना, तो L बाय, इसको क्या लिख सकते हो? L T
-1। अब मेरी बात समझ गए? इसको आ जाओ, इसकी यूनिट पर अगर जाते हो, देखो मीटर प्रति सेकंड तो ये हो गया v, और अपॉन सेकंड तो क्या बना? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमने कहा कि a का जरा डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो हमने लिखा LT-2। समझ जाओगे? नहीं आया? आ गया? आया या नहीं? नहीं आया ना? हाँ, शक्ल बता रही थी। मीटर यानी ऊपर वाला आ गया, मीटर यानी लेंथ, ऐसे दिखा। मीटर यानी हो गया लेंथ, सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। अभी ठीक है? तो ये क्या चला जाएगा? LT-2। आप समझ में आ गई बात? मास इंटू एक्सीलरेशन, ध्यान दीजिएगा, मास किस में होता है? किलोग्राम में होता है। एक्सीलरेशन अभी अभी देखा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब किसी ने हमसे कहा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। मैंने कहा बड़ा आसान है। किलोग्राम किसको दिखाता है? मास को दिखाता है। किलोग्राम की जगह मैंने लिखा m। मीटर किसको दिखाता है? लेंथ को। टाइम किसको सेकंड किसको दिखाएगा? टाइम को। तो क्या ये हो जाएगा MLT-2? बोलो क्या कहते हो? एनर्जी mgh। स्मॉल m किसको दिखा रहा था? मास को। यूनिट क्या है? किलोग्राम। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षीय त्वरण कहते हैं। तो नो डाउट इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h मतलब हाइट, ऊंचाई मतलब लंबाई, तो ये हो गया मीटर। ठीक, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ध्यान देना। अब मैंने कहा कि भाई चलो इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। किलोग्राम दिखाता है मास को, मीटर पर सेकेंड LT माइनस, या ऐसे लगा देता हूं अभी, फिर वो भी हो गया L। कंबाइन करके क्या बनेगा? M। L और L कितना हो गया? L2। ठीक, T माइनस, राइट। अब ध्यान से सुनना। अब किसी ने हमसे कहा, नोट कर लो, और नोट करते करते सुनो मेरी बात। किसी ने कहा स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मैंने कहा LT-1। फिर किसी ने कहा एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना जो बोल। मैंने कहा LT-2। कोई बात। फिर किसी ने कहा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मैंने कहा MLT-2। फिर किसी ने कहा एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मैंने कहा ML2T-। अब उसी बंदे ने हमसे एक दूसरी चीज पूछी, पता है क्या? हमसे कहा गया, सर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने बताया LT-1 होता है। काम रोक दो एक सेकंड, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हमसे पूछा गया, सर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने बता दिया LT-1, लेकिन सर ये बताइए स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूले में लेंथ का डायमेंशन क्या है? ठीक, तो अगर आपको अलग अलग कोई पूछ ले कि लेंथ का डायमेंशन क्या है, टाइम का डायमेंशन क्या है, तो इनकी जो रिस्पेक्टिव पावर्स होंगी, रिस्पेक्टिव पावर समझते हो? इनकी खुद की अपनी जो पावर लगी है। जैसे एल के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा तो कितना पावर मानते हो? 0, 1 मानते हैं। किसी की पावर 0 कर दोगे तो अपने आप में ही 1 हो जाएगा। तो एल की पावर ये क्या है? 1। समझ गए? तो 1 तो लिखते नहीं है ऐसे, ऐसे ही दिखेगा आपको। किसी ने कहा स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूले में लेंथ का डायमेंशन बताओ, मैंने कहा 1। फिर उसी ने कहा स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूले में टाइम का डायमेंशन बताओ, मैंने कहा -1। पावर देख रहे हो ना? बस पावर ही है।
फिर उसी प्राणी ने कहा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहते मास का डायमेंशन क्या है? मैंने कहा 1। कहता लेंथ का डायमेंशन क्या? मैंने कहा 1। फिर कहता टाइम का डायमेंशन क्या है? मैंने कहा -2। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर नीचे वाला दिखाया बंदे ने, तो कहता है कि सर मास का डायमेंशन बताओ। इस बार मैंने कह दिया मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे बता देंगे। है कि नहीं भाई? हाँ। तो एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास का डायमेंशन 1, एक सेकेंड, लेंथ का डायमेंशन 2 और टाइम का डायमेंशन -2। नोट करो। लिख लिया? लिख गया भाई? तो आओ फिर कुछ टर्म्स के डायमेंशन निकाले जाए। समझ में आया? पहले बताओ, तुम्हें आया समझ में? हाँ। अब जैसे मैंने आपको एक टर्म दिया, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इसको बोलते हैं P, और ये होता है इसका फॉर्मूला मास
इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू एम वी। कृपया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताएं। मास का आपको दे चुका हूं, सिंबल ही है वो तो, और वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला दे चुका हूं ना, तो करके बताओ। मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन। समझ आया? समझ आया? मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन। ये है कुल मिला। देखो कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, ध्यान देना इस तरह का ब्रैकेट जरूर लगाना, एम एल टी माइनस वन। समझ गए? समझ गए? अच्छा, ये हो गया एम एल टी माइनस वन। अब सुनो दूसरा पकड़ो, क्या ये क्लियर है? अच्छा, फिर एक टर्म और आता है, लीनियर मोमेंटम। आपने देखा इसी का बड़ा भाई एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल। फॉर्मूला होता है एम वी आर। एम वी पता है, आर है लेंथ, तो क्या होना चाहिए एल का? जल्दी बताओ। देखो एम वी तो तुमको मालूम है, ये पड़ा हुआ है, दिखा है ना, एम एल टी माइनस वन। और आर हो गया फिर से लंबाई, कितना हो गया, एम एल टू टी माइनस वन। क्लियर है? कोई दिक्कत है बेटा? ठीक, फिर से लो एक क्वांटिटी, वर्क, डब्ल्यू ओ आर, हिंदी में कहते हैं इसको कार्य। आराम से भैया, ये तुमको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी पीछे पड़ा हुआ है फॉर्मूला, चाहे तो देख ले क्या है। क्या है? एम एल टी माइनस वन, सॉरी टू, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर है? समझ आया? आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ? बहुत ध्यान से देखना, वर्क और पीछे एनर्जी, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। पता है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। वर्क की यूनिट क्या लिखते हो? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या लिखते हो? जूल। अब समझ गए ना, दोनों की यूनिट सेम, तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं, ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। बोलो क्या कहते हो? समझ आई बात? क्लियर है? अच्छा, ठीक गया। अब देखो बात, अगर एनर्जी की है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू है, तो किसी भी तरह की एनर्जी का फॉर्मूला, कोई भी एनर्जी हो, उसका फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू ही होगा। बात समझ गए? ये ना सोचना कि पोटेंशियल एनर्जी का सर आपने बताया था एम एल टू टी माइनस टू, तो काइनेटिक का क्या होगा? सेम होगा, आप चाहे तो निकाल के देख। चलो अच्छा करके दिखाओ, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, आंसर यही आएगा, आ जाए तो बता देना। फॉर्मूला पता है कि नहीं? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं आप लोग हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। एम यानी हो गया आपका किलोग्राम, अगर यूनिट पे जाओगे किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम हो गया मास, मीटर हो गया एल की पावर 2 और ये हो गया माइनस। आ गया। तो भैया काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो। अब आप चाहे किसी भी एनर्जी, इसी तरह जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया ये mlt माइनस 2 होता है, 1 नहीं होता, ये पड़ा है फोर्स mlt माइनस 2। तो ये किसी भी तरह के फोर्स के लिए, मतलब आप मैकेनिक्स में चले जाओ, जितने तरह के फोर्स देखते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चले जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ, मॉडर्न फिजिक्स में चले जाओ, किसी भी जो फोर्स तुम सोच सकते हो, हर उस फोर्स का फॉर्मूला mlt माइनस 2। फोर्स मतलब फोर्स। ठीक, मेरी बात समझ गए? आओ कुछ एक आध और अच्छे टर्म पकड़ते हैं, बड़े टर्म, उसका निकालते डायमेंशनल। जैसे आपको ये ज्ञात होगा कि अगर हम दो मास वाली बॉडीज ले आते हैं, एक का मास है m1, दूसरी का मास है m2, बीच की दूरी है r, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा F, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा F। ठीक, तो इस F के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब आगे की कहानी सुनो। हमसे कहता है ये G का नाम बताओ, तो G का नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, हिंदी में इसका नाम होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नाम सुने हो? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। फिर हमसे कहेगा जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो हमने कहा देखो भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, जी को अलग कर लो, बाकी सब एक तरफ कर दो। ठीक, तो मैंने क्या काम किया, ध्यान से देखना। मैंने इसके लिए सॉल्व करना शुरू किया। मैंने लिखा G इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन m1, ऐसा लिख सकता हूं। G को रोक लिया, R ऊपर चला गया, m1 m2 नीचे चला आया, तो ये बन गया। इसमें कोई दिक्कत? बोलो बेटा, आ रहा है? F का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मालूम है, तो डायरेक्ट रखेंगे mlt माइनस R का स्क्वायर L का स्क्वायर, m1 m2, एक m1 के लिए m, दूसरे m1 के लिए m। सही है, जो कट जाए उसको काट दो, इससे ये कट गया, कटा। क्या आया? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ये आ गए हमारे जी महाराज। कौन महाराज? जी महाराज। ठीक, m-1 l3 t माइनस, क्या रहे
हाँ भैया, डन, कोई दिक्कत? इसी तरह एक टर्म और होता है हमारे पास। हो गया, लिख गया सबका? और वो टर्म यहां से आता है। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं, एक है Q1, एक है Q2, बीच की दूरी है R, राइट? Q1 और Q2 अगर दोनों एक ही तरह के चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, करेंगे। और इनके बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला कोई बताएगा? 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R, को मालूम? हमसे कोई ये पूछेगा, सर ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं, ठीक? और कभी कभी जब आपसे उसको सवाल गलत करवाना होगा तो हमसे कहेगा कि 1/एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बताओ। हमारी आदत क्या होती है एप्सिलॉन नॉट निकालने की ना, वो पूछ लेगा 1/एप्सिलॉन नॉट। मैंने देखा हुआ सवाल, इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहिए। तो हम एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालेंगे, पहले इसको अलग कर दें। 1/4 पाई अलग हो गया, इन द ब्रैकेट Q1 अपॉन F, क्या ये लिखेंगे? ये समझ आया? इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे, इसको अलग करके एक साथ ये कर दिया। आगे की कहानी में ध्यान दो क्या होता है। अब हम सबके डायमेंशंस लिखने वाले हैं। 1/4 पाई तो नंबर है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ होगा क्या? नहीं होगा, ये तो खत्म। Q1 Q2 चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला है। इसी बात पे एक नई चीज देखिए, हमारे पास करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, हाँ हाँ हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A, क्या था? करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। मैंने कहा Q को क्या लिख सकते हो? IT। बात आई डायमेंशन की, मैंने कहा इसका डायमेंशन होता है A और इसके लिए लिखोगे T, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा क्या बन गया? AT। समझ गए? तो अभी देखो, एक AT इसके लिए आया, एक AT इसके लिए आया, मैं अभी अलग अलग ही लिखूंगा आपके लिए। क्या ये समझ आया? ये F हो गया, MLT-2, ये R हो गया L का। जरा अरेंज करके बताओ क्या आता है? M-1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर, इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता है। सब नाम रिकॉल हो रहे होंगे आपको, ऐसा नहीं है, लिख लो ये भी। अच्छा, अब अगर किसी ने हमसे कहा 1/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो क्या लिखोगे? बहुत सही, सारी पावर पलट दो, है ना? तो जैसे मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे और करके, 1/एप्सिलॉन नॉट, M की पावर 1, L की पावर 3, T की पावर -4, A की पावर -2, और यही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट का भी, क्योंकि 4 पाई तो वैसे भी कुछ लेके नहीं आएगा। कर लीजिए, इसका ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है। ठीक, क्लियर है? चलिए, ये भी हो गया। एक टर्म और आपको देता हूं, यंग्स मॉडुलस। नाम सुना है? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, है ना? उसके पहले जरा जान लो, एक होता है प्रेशर, हिंदी में कहते हैं दाब। पी, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर को हमने लिखा F बाय, डायमेंशंस लिखने की जब बारी आई तो हमने लिखा फोर्स के लिए MLT -2, ML-1T-। ठीक है, मेरी बात समझ गए? ये हो गया ML-1T-। ये तो कहानी हो गई प्रेशर की। प्रेशर से मिलता जुलता एक नाम और होता है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। हिंदी में इसको कहते हैं, ना ना ना, प्रतिबल बोलते हैं। इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1T-। समझ गए? एक और होता है, कोई कुछ बोला? स्ट्रेस को वैसे इसका स्टैंडर्ड कोई सिंबल है नहीं, वैसे ही लिखते हैं, आप चाहो तो एस से दिखा सकते। एक और होता है विकृति, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ भी मान लो मीटर में है और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में है, तो मीटर अपॉन मीटर तो कट गया ना। मीटर अपॉन मीटर क्या हुआ? कट गया। ठीक, मीटर अपॉन मीटर कट गया। बचा क्या डायमेंशन में? कुछ नहीं। तो क्या लिखोगे? स्ट्रेन। जब कुछ नहीं बचा तो लिखते हैं M0 L0 T0। अब समझ गए? सारे पावर जीरो, सारे 1 1 1 हो गए, मतलब डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन लेस, विमा रहित। हिंदी में कहेंगे विमा रहित। ठीक, राइट। अब आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। तो क्या कहते हैं स्ट्रेन को? विकृति।
प्रतिबल बटे गति। ठीक, आ जाइए। नोट हो गया था? दिख गया था? क्या था तुम्हारा? अब आओ जरा। यंग्स मॉडुलस क्या लिखते हो? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या बताया था? ml -1 T-2 और ये था m0 L0। आप बताइए फिर y का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 T-2 का। समझ गए? एक टर्म और आता है आपके पास में जिसका नाम होता है इम्पल्स। पल्स नहीं, आवेग नाम सुना है? का मतलब इम्पल्स सुना? इंग्लिश की तो बात है खाली। ये रहा। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है जे, इम्पल्स का। और ये किसके बराबर होता है याद रखना? ये होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट? अब लीनियर मोमेंटम के चेंज को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे डेल्टा टी। लिखेंगे? सही बोला? क्यों? क्योंकि आप इसको लिखते हो फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक, अब लीनियर मोमेंटम की आपको यूनिट भी मालूम है और डायमेंशन भी मालूम है। कितना लिखा था? पीछे पलट के देख के बताओ जल्दी। mlt की पावर -1। तुम आ गए हो। कल 6 तारीख है ना? कल 5 है। रिकॉर्डिंग चल रही ना? बता देना, अनाउंस करना है कुछ। हो गया, बोल दिया। हाँ भाई, इसका 1 मिनट कोई बात नहीं करेगा दीदी। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया था? mlt-1। तो इसका मतलब अगर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1 है तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी mlt-1 होगा। अरे यार, जैसे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है
तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो मीटर पर सेकंड ही होगा ना। तो क्या हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1 रख सकते हैं? तो यही डायमेंशनल फॉर्मूला इंपल्स का हो जाए, क्योंकि इंपल्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। संवेग के परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं। राइट? क्लियर है ये? इतनी समझ में आ गई कहानी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, मन में कोई कष्ट? पक्का? वेरी गुड। तो आज यहाँ पे ब्रेक कर दें। हाँ, अभी रुके रहे ना, काम की बात।